जय हिंद बच्चों, मैं श्री कुमार नायर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। छत्तीसगढ़ बोर्ड में जो परीक्षा बोर्ड होता है उसके शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। जितने क्वेश्चन आते हैं वो परीक्षा बोर्ड से ही आते हैं, 80 to 90%। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बच्चों, आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम ये चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसका हम क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिसको आप याद रखिएगा। पहला फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, आपको ये मालूम है किसी चीज के होने के चांसेस को अगर हम पी ए ले रहे हैं तो उसके नहीं होने के चांसेस को हम क्या लेते हैं, पी ए बार इक्वल टू क्या लेते हैं, 1। किसी किसी बुक में बच्चों ये पी ए जो बार है इसको लेता है पी ए डैश। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर इसी में एक फॉर्मूला और याद रखिएगा बच्चों, अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और क्वेश्चन में बोलेगा इंडिपेंडेंट इवेंट, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे फाइंड करेंगे, पी ए इंटू पी बी, इससे फाइंड कर सकते हैं। फिर फोर्थ फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बच्चों। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाई बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी बी। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताता क्या है बच्चों, ये देखिए ए बाई बी दिया है, मतलब बी वो प्रोबेबिलिटी है जो हो चुका है, या वो इवेंट है जो हो चुका है। तो बी का इवेंट हो चुका है, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ए की। ऐसे ही अगर आपको बी बाई ए दिया हुआ है तो जो नीचे दिया रहता है वो हो चुका रहता है, यानी ए की प्रोबेबिलिटी, ये ए इवेंट हो चुका है, आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, बी की, जब ए हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला भी सेम होगा बच्चों, हमेशा इंटरसेक्शन ऊपर रहेगा, जो वैल्यू डिनोमिनेटर में है वही नीचे रहेगी। यहां पर भी देखिए डिनोमिनेटर में बी था, तो हमने यहां पे क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बच्चों, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनके बेस पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूरे बन जाएंगे। फिर एक बेस थ्योरम है जो हमको लॉन्ग आंसर में काम आएगा। तो पहले हम क्या बनाते हैं बच्चों, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। फॉर्मूले को बच्चों याद रखिएगा, आपसे इजीली बन जाएगा। जैसे सपोज यहां पर दिया है फर्स्ट के ए क्वेश्चन में, पी ए कितना दिया हुआ है, 1/4, पीबी कितना दिया हुआ है, 1/2। साथ ही साथ आपको दिया है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8, ये दिया हुआ है। और आपको पूछ रहा है ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, पीए और पीबी को इंटू करोगे तो 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1, 4 2 सा कितना आएगा, 8। यानी पीए इंटू पीबी किसके इक्वल आना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी के। पर आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोल रहा है, पी नॉट ए एंड नॉट बी। बच्चों क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, नॉट ए। नॉट ए मतलब ए डैश, नॉट बी यानी क्या होगा, बी डैश। बच्चों आपने 11th में पढ़ा है, जहां पर भी एंड आता है, जहां भी एंड आता है वहां पे आपको क्या लिखना है, इंटरसेक्शन। तो इस क्वेश्चन में हमको इसकी वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड करनी है। बच्चों हमेशा याद रखिएगा एक फॉर्मूला, जब भी इंडिविजुअल में डैश होता है, जब भी इंडिविजुअल में डैश होता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, होल डैश लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं हम उसको, होल डैश। और क्या चेंजेस करते हैं, इंडिविजुअल डैश को होल डैश में लिखने के बाद जो इंटरसेक्शन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन में। इंटरसेक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन में। तो आपको बेसिकली किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। इसको हमने कन्वर्ट किया ऐसा। अगर फॉर द टाइम बी इस पूरे को आप ए मान लो, तो पी ए डैश को हम क्या लिख सकते हैं,
1 माइनस पी ए, और इस ए की जगह पे आप क्या लिखोगे, पी ए यूनियन बी। बच्चों हो सकता है कि आपको ये समझ ना आया हो, पर आप इसके लिए बेसिक पे जाइएगा। आपको मालूम है पी ए प्लस पी ए डैश इक्वल टू कितना होता है 1, तो पी ए डैश कैसे निकालोगे आप, 1 माइनस पी ए, ऐसा निकालेंगे आप। तो सिमिलरली यहां पे आपको क्या दिया है, पी ए डैश का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो आप उसको क्या लिखोगे, 1 माइनस पी ए। इसी चीज को आप कुछ ऐसा समझिए, ये ए यूनियन बी को मैं सपोज यहां लिख देता हूं, तो मुझे यहां पर भी क्या लिखना पड़ेगा, ए यूनियन बी। तो कुल मिला के अगर आपको इसको फाइंड करना है तो आप उसको इसमें कन्वर्ट कर लिए, और इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लीजिए। मींस यू हैव टू फाइंड पी ए यूनियन बी। और बच्चों आपको एक जनरल फॉर्मूला मालूम है, पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। ऐसा होता है बच्चों। तो ए यूनियन बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का यहां कोई काम नहीं, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं इधर। ये होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 1/4, पीबी का वैल्यू कितना है 1/2, और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/8, कितना है 1/8। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम इसको यहां सिंप्लीफाई करते हैं, 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/2। बच्चों आपको मालूम है इसका एलसीएम कितना आएगा 8। जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता वो बच्चे क्या करना, 4, 2 और 8 में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 8। 4 के टेबल में भी 8 आता है, 2 के टेबल में भी 8 आता है, तो हम इसको 8 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो मेरे को न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। तो मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से 8 बनाने के लिए, और 1 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से। तो एक्चुअली हम करते क्या बच्चों, डिनोमिनेटर में क्या बना देते हैं 8। तो ये कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, 2/8 प्लस 4/8 माइनस 1/8। अब देख रहे हो बच्चों सबके डिनोमिनेटर में कितना है 8, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 + 2 6, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5/8। तो बच्चों आप देख रहे हो ए यूनियन बी का वैल्यू, पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना आ गया 5/8। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपके बाएं हाथ का खेल है, एलसीएम आ जाएगा 8 माइनस 5 दैट इज 3/8। तो बच्चों ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें आप एकदम सिंपल वे में इसको सॉल्व करिएगा, जिसका वैल्यू फाइंड करना है ए डैश नॉट एंड बी डैश। तो हम इसको लिख सकते हैं, इंडिविजुअल डैश है तो होल डैश लिखे, इंटरसेक्शन है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। और कभी भी बच्चों ए डैश लिखा हुआ है तो उसको आप कैसे फाइंड करोगे, 1 माइनस पी ए डैश की जगह ए यूनियन बी लिख देना, ए की जगह ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी आपको फाइंड करना आता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करोगे और वैल्यू को पुट कर दोगे। बच्चों क्वेश्चन को समझ के बनाइएगा, इजीली आपसे बन जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, if a leap year is chosen at random, what is the probability that there will be 53 Tuesday in that year? सबसे पहले बच्चों लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर वो साल होता है जिसमें आपके पास कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। आपको कितने ट्यूसडे चाहिए, 53 ट्यूसडे चाहिए। उसके लिए आपको यह फाइंड करना पड़ेगा कि कितने वीक है, क्योंकि हर वीक में एक ट्यूसडे होता है। तो हम वीक फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 366 को एक वीक में 7 दिन होता है, 7 से डिवाइड कर देंगे,
तो हमको नंबर ऑफ वीक पता चल जाएगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं, 366 को 7 से डिवाइड किए, 7 5 जा कितना होगा 35, 36 और 35 को माइनस किए तो 1 आया, 7 2 जा कितना होगा 14। अब क्या हो गया, 2 दिन बचा। इसका मतलब 366 डेज में कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं। और क्या बच रहा है, 2, तो ये 2 क्या होगा, दिन होगा। तो इन 366 days there are 52 week and 2 days। ये आपको समझ आ गया होगा, एक साल में कितने वीक होंगे, 52 वीक। अगर वो लीप ईयर है तो उसमें कितने दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। तो बच्चों आपको मालूम है 52 वीक में 52 ट्यूसडे आएगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हर वीक में एक ट्यूसडे आता है, तो 52 वीक में कितना ट्यूसडे आएगा, 52 ट्यूसडे आएगा, ये श्योर। लेकिन हमारा टारगेट कितने ट्यूसडे लाने का है, 53, यानी हमको एक ट्यूसडे की और जरूरत है। तो वो एक ट्यूसडे के लिए हमको किस ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, ये जो लास्ट के 2 दिन बचे हुए। तो बच्चों आपको मालूम है अगर लास्ट के 2 दिन बचे हुए, किसी भी साल के 2 दिन बचे हुए हैं, तो वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। ये हमारे पास कितने ऑप्शंस होंगे बच्चों, 7 ऑप्शंस होंगे। मतलब जो साल का लास्ट दिन है, लास्ट 2 दिन जो बचा हुआ है, वो 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, कंटिन्यूअस डेज हो सकते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ऐसे हमारे पास कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, 7। लेकिन हमको इन 7 से मतलब नहीं, हमको सिर्फ किससे हमारा टारगेट क्या लेके आना है, ट्यूसडे। तो जो हमारा टारगेट है उसी की प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ट्यूसडे। तो क्या लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्यूसडे अपॉन सैंपल स्पेस। आपको ये तो पता चल गया कि हमारे पास लास्ट के 2 दिन के लिए कितने ऑप्शन है, 7। इसमें से ट्यूसडे कब कब आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, एक यहां पे आ रहा है मंडे ट्यूसडे, ये आ रहा है ट्यूसडे वेडनेसडे। तो हमारे पास कितने ऑप्शंस है, 2। तो लीप ईयर में आपके पास 53 ट्यूसडे आने के कितने ऑप्शंस रहेंगे, 2/7। अगर यही लीप ईयर की जगह नॉन लीप ईयर रहता तो 366 डेज की जगह पे कितने डेज रहते, 365 डेज रहते। 365 को 7 से डिवाइड करते 52 वीक तो आता, पर एक दिन बचता, एक दिन बचता। इनमें यही डिफरेंस है बच्चों। अगर लीप ईयर है तो प्रोबेबिलिटी 53 की कितनी होगी, 2/7, और नॉन लीप ईयर रहेगा तो कितना रहेगा, 1/7। ठीक है, तो आपका ये लीप ईयर वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। बच्चों इसमें याद रखिएगा, यहां पे कोई भी डे हो सकता है, लेकिन सब डे के लिए आंसर सेम होगा, चाहे ट्यूसडे हो। अगर मान लो आपको वेडनेसडे की बात करता तो वेडनेसडे भी कितने बार आता, 2 बार। मान लो संडे की बात करता, मोस्टली संडे की बात करता है, तो संडे कितने बार आता, 2 बार। एक यहां पे आया और एक यहां पे आया। तो आपके पास हमेशा ऑप्शंस कितने रहेंगे, लीप ईयर में 2/7, नॉन लीप ईयर में 1/7। तो बच्चों ये बातों को, कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना। एमसीक्यू में भी आ सकते हैं और क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। एमसीक्यू में आएगा और यदि आपको आता है तो आप उसको फटाक से लिख लोगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचेगा बच्चों। जब आप फाइनल एग्जाम में जाएंगे तो मोस्टली ऐसा होता है बच्चों कि आपको सब क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, पर आपके पास एक ही चीज नहीं रहती है, वो टाइम। तो टाइम बचाने के जो छोटे छोटे मेजर्स हो सकते हैं आप उसको जरूर करिएगा। कुछ कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा बच्चों, याद कर लोगे तो जल्दी बनेगा। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्या बोल रहा है, ई एंड एफ 2 इवेंट है, पीई का वैल्यू दिया है, पीएफ दिया है, पीई इंटरसेक्शन एफ दिया है, ये फाइंड करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों आपको मालूम है कि अगर आपको पीई बाई एफ फाइंड करना है तो आपका फॉर्मूला क्या रहता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई क्या रहता है, पी एफ। क्या रहता है आपका फॉर्मूला, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो आप देख रहे हो बच्चों यहां इंटरसेक्शन एफ कितना दिया है, 0.2।
और पी एफ कितना दिया है आपका 0.3। तो बच्चों उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे क्या लिख देंगे 10, यहां भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे क्या लिख देंगे 10, 10 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा 2/3। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया है। इसी क्वेश्चन में आपको और क्या पूछ रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगेन पूछ रहा है F डिवाइडेड बाई E। तब इसमें फॉर्मूला क्या होगा, E इंटरसेक्शन F। डिनोमिनेटर में क्या दिया बच्चों E, तो हम यहां क्या लिखेंगे E। फॉर्मूला याद करना मेरे ख्याल से आपके लिए सिंपल हो गया होगा बच्चों। कॉमन चीज देखिएगा, दोनों के न्यूमरेटर में E इंटरसेक्शन F दिया है। यहां डिनोमिनेटर में F दिया है तो इसके नीचे F आया, यहां E दिया है तो इसके नीचे E आया। PE इंटरसेक्शन F कितना है 0.2, PE कितना दिया हुआ है 0.6। सेम ऐसे ही इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 2/10, इसको क्या लिखेंगे 6/10, 10 10 क्या हो जाएगा कैंसल, आ जाएगा 2/6। तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/3। तो बच्चों आपके लिए ये सॉल्व करना एकदम इजी है, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों पीई कितना दिया हुआ है 0.6, पीई कितना दिया हुआ है आपको 0.6, पीएफ आपको कितना दिया हुआ है 0.3 और पीई बाई एफ आपको दिया हुआ है 0.2। आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है बच्चों, ई यूनियन एफ। तो जब आपको इन बाई एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया तो इसका फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, पी ई बाई एफ। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू तो हमको नहीं दी हुई है, पर पी ई बाई एफ की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी हुई है, पी ई बाई एफ की वैल्यू 0.2 हम पुट कर दिए। पी इंटरसेक्शन एफ हमको नहीं दिया तो हम उसको एज इट इज लिख देते। पी एफ का वैल्यू कितना दिया हमको 0.3, तो हम यहां लिख देते हैं 0.3। तो बच्चों अब हमको अगर ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0.2 को हम क्या लिखते हैं 2/10, 0.3 को क्या लिखे 3/10, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/100। अब जब 6/100 आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 0.06, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरो है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, 6 के सामने 0 लिख देंगे, 0.06 पी इंटरसेक्शन एफ का वैल्यू आ गया। पर बच्चों हमारा टारगेट यहां पे क्या फाइंड करने का है, पीई यूनियन एफ। तो बच्चों आपको मालूम है सबसे पहला फॉर्मूला हम यही पढ़े थे, क्या होता है, पीई इंटरसेक्ट यूनियन एफ का वैल्यू फाइंड करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पीई प्लस पी एफ प्लस ई इंटरसेक्शन एफ था, इधर आके क्या होगा ई माइनस ई इंटरसेक्शन एफ। पी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 0.6, पी एफ का वैल्यू कितना दिया है 0.3 और ये दिया है 0.06। 0.6 और 0.3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.9। जिसको नहीं आता बच्चों वो ऐसा कर लीजिएगा, 6 और 3 को प्लस किए तो कितना आ गया 9, 9 के बाद कुछ नहीं, आप 0 लिख लेंगे तो भी चलेगा। फिर आपको करना क्या है बच्चों, अब आपको करना है इन दोनों का सम, ये आया माइनस 0.06 तो ये आ जाएगा 0.84। तो इस तरीके से बच्चों आप ई यूनियन एफ फाइंड कर सकते हैं 0.84। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको 3 चीज फाइंड करनी है। पहले जो दिया है आप उसी का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना, पी बी बाई ए कितना दिया हुआ है 0.4, इसी का बस फॉर्मूला होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए इंटरसेक्शन बी, डिनोमिनेटर में क्या दिया है पीए तो ये पीए लिख दिया। अब बच्चों आपको मालूम है पीए का वैल्यू कितना है 0.8, पीए का वैल्यू कितना है 0.8, तो इन प्लेस ऑफ पीए क्या लिख देंगे 0.8। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, पी
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.8 इंटू 0.4, तो ये आ जाएगा 0.32। तो बच्चों ये पहला आंसर तो आपका आ गया 0.32। अब आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है नेक्स्ट, पी ए बाई बी फाइंड करने बोल रहा है। और आपको मालूम है बच्चों, कभी भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहती है तो ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, नीचे क्या लिखेंगे, पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32, पी बी कितना है 0.5। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0.5 को 50, ये हो जाएगा 32/100 और ये हो जाएगा 50/100। दोनों से 100 को क्या कर देंगे, कैंसल, आंसर आ जाएगा 32/50। अगर हम इसको 2 से कैंसल करें तो ये कितना आ जाएगा 16/25। तो हमारा आंसर ए बाई बी का कितना होगा 16/25। सिमिलरली अगर मुझे पी ए यूनियन बी निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बेसिक फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। और बच्चों बेसिक फॉर्मूला क्या बोलता है इसका, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। बच्चों इसमें जिसका जिसका वैल्यू फाइंड करना है, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, मींस आपको क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो आप जिसका वैल्यू पता है उसको लिख देते हैं। पी ए का वैल्यू कितना है 0.8, पी बी का वैल्यू कितना है 0.5, पी ए यूनियन बी आपको फाइंड करना है, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया था आपका 0.32। ये आया था आपका आंसर। 0.8 और 0.5 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.30 इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी। और बच्चों अब ये जो वैल्यू इसका यहां कोई काम नहीं है, प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -0.32। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0.98 पी ए यूनियन बी। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, जैसे आप बचपन में मैथ्स सॉल्व करते थे सेम वैसा ही सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, 12 में 3 जाएगा, तो आ जाएगा इसका आंसर 0.98। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा सिंप्लीफाई हो गया, आपके फॉर्मूले के बेस पे पूरी की पूरी वैल्यूज, पूरे सॉल्यूशन भी इसी के बेस पे। जैसे यहां देखिए पी ए दिया है आपको, पी बी दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो बच्चों आपको फॉर्मूला मालूम ही है, पी ए यूनियन, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका बेसिक फॉर्मूला हम उसी का यूज करते हैं। पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हुआ, पी ए प्लस पी बी। पी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6/11, पी बी का वैल्यू कितना दिया है 5/11 और ए यूनियन बी कितना दिया हुआ है 7/11। आपको क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों आपके बाएं हाथ का खेल है ये, 6 + 5 कितना होगा 11/11 और ये 7/11 है। अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है तो 11/11 माइनस 7/11। तो बच्चों मैंने जानबूझ के इस 11/11 को नहीं काटा है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सेम, और ऊपर की वैल्यू को एज इट इज लिख दे। 11 - 7 कितना होगा 4/11। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया बच्चों 4/11। अब आपको क्वेश्चन में फिर क्या फाइंड करने बोल रहा है, ए बाई बी। तो बच्चों आपको मालूम है ए बाई बी अगर आपको फाइंड करना है तो इसके लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या बोलता है, यहां पे लगेगा ए इंटरसेक्शन बी, यहां पीबी लिखा हुआ है तो यहां पे क्या लगेगा पीबी। सिमिलरली आप अगर इसको बनाना चाहो तो इसके डिनोमिनेटर में ए लिखा है तो यहां पे आएगा पी ए, पर ऊपर आएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों फॉर्मूला एकदम सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर में रहता है वो एज इट इज आता है, न्यूमरेटर में हमेशा दोनों का इंटरसेक्शन लिखते हैं। जैसे ए और बी दिया है तो ए और बी का इंटरसेक्शन, ई और एफ दिया है तो ई और एफ का इंटरसेक्शन। अब आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी आपने कितना फाइंड किया था, पी ए इंटरसेक्शन बी 4/11।
पी बी आपने कितना फाइंड किया था 5/11, 11 के साथ हादसा हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 4/5। सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें, पी ए इंटरसेक्शन बी कितना था 4/11, पी ए कितना था आपका 6/11, तो 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4/6, तो पी बी बाई ए कितना आ जाएगा 2/3। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों पी ए दिया है, पी बी दिया है, पी बी बाई ए दिया हुआ है। क्वेश्चन बच्चों सिर्फ है ना गोल गोल रानी, बस आपको घुमा फिरा के इसको सॉल्व करना है। पी बी बाई ए दिया हुआ है, मतलब नीचे क्या आएगा पी ए, और क्या आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों पी बी बाई ए का वैल्यू कितना दिया है 0.4, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको नहीं दिया हुआ है, और पी ए कितना दिया हुआ आपको 0.8। तो आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, 0.8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 8 सा करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, तो ये होगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। पर बच्चों हमको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड ही नहीं करना, हमको फाइंड क्या करना है ए यूनियन बी। तो हम अगेन किसको फॉलो करेंगे, जो इसका बेसिक फॉर्मूला है। क्या है बेसिक फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो बच्चों यहाँ पे ए यूनियन बी का वैल्यू फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी कितना आया है 0.32, पी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 0.8, पी बी का वैल्यू कितना दिया है 0.5। 0.8 और 0.5 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 1.30। अब आपको अगर ए यूनियन बी का वैल्यू निकालना है बच्चों, ये जो प्लस 0.32 है इसको हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, इधर, तो होगा -0.32, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 0.98। समझ आ गया होगा बच्चों, मेरे ख्याल से आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन है इसमें अगेन पी ए और पी बी दिया है, आपको किसका वैल्यू फाइंड करना है, पी ए यूनियन बी का। पर इसमें देखिए बच्चा आपको एक चीज स्पेशली दिया गया है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट रहता है, पी ए और पी बी कौन सा इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट, तब हमको एक चीज याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी ए इंटू पी बी के। पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, पी ए इंटू पी बी। तो आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे पी ए का वैल्यू कितना है 0.2, पी बी का वैल्यू कितना है 0.5, दैट इज 2/10 इंटू 5/10, 2 5 10, 5 5 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/10, दैट इज 0.1। अब बच्चों आपको करना क्या है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है पी ए यूनियन बी की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी ए यूनियन बी की। तो आपको मालूम है पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। अब आपको कुछ करना तो है नहीं बच्चों, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए यूनियन बी की। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है आपने फाइंड किया हुआ है, उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.1, पी ए कितना है 0.2, पी बी कितना है 0.5, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.7। हमको पी ए यूनियन बी फाइंड करना है, इसका मतलब 0.1 का हम कोई ना काम नहीं, इसको ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा 0.1, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.6। तो पी ए यूनियन बी कितना आ जाएगा 0.6। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा अलग टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में गिवन क्या है, पी ए और 2PA किसके इक्वल है, PB इक्वल टू कितना है 5/13। इसका मतलब ये जो 2PA है ये किसके इक्वल है 5/13 के, और PBB किसके इक्वल है 5/13 के। बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, यानी तीनों आपस में क्या है इक्वल। तो हम इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, इसके साथ नहीं करेंगे, हम किसके साथ करेंगे 5/13 के साथ। क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि जब आप इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन प्रोबेबिलिटी में आता है। यहां पे हम इसका एग्जैक्ट कांस्टेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2pa को अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो pa आ जाएगा 5/2 इंटू 13। ये जो 2 मल्टीप्लाई में यहां आके क्या हो गया, डिवाइड। तो pa का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 5/26। और pb का वैल्यू तो आपको दिया ही हुआ है। अब आपको फाइंड क्या करने बोल रहा है, pa/b फाइंड करने बोल रहा है। तो pa/b फाइंड करने से पहले आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो होता है pa इंटरसेक्शन b। तो इसके लिए आपके पास pb तो है 5/13, पर आपके पास क्या नहीं है, pa इंटरसेक्शन b नहीं है। अच्छा, यहां क्वेश्चन में ना मेरे से एक गलती हो गई बच्चों, pa/b दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, pa/b का वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू पता नहीं, हम ऐसा कर लेते हैं। इसकी वैल्यू ऐसी थी, pb की वैल्यू, pa/b कितना दिया है, 2/5। तो अगर मैं इस pa/b का वैल्यू, इंटरसेक्शन b का वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो डिनोमिनेटर है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2/5 के पास कौन आ जाएगा, 5/13, 5 कैंसल हो जाएगा, ये आ जाएगा pa इंटरसेक्शन b आ जाएगा 2/13। पर आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, pa यूनियन b। तो इसको फाइंड करने के लिए हमको थोड़ा सा फॉर्मूले की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है pa यूनियन b प्लस pa इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू pa प्लस pb। तो आपको मालूम है बच्चों, pa का वैल्यू कितना था, 5/26, pb का वैल्यू कितना था, 5/13, pa इंटरसेक्शन b हमने क्या निकाला था, 2/13। तो pa यूनियन b हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, 5/26 प्लस 5/13 प्लस 2/13 ट्रांसफर होके कितना हो जाएगा, -2/13। अगर बच्चों आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, ये दोनों वैल्यू किस में है, फ्रैक्शन में, तो हम, और बीच में प्लस माइनस है, तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। और जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसा आएगा, 5/26 प्लस, दोनों का डिनोमिनेटर कितना लिखेंगे, 13, और यहां लिख देंगे 5 - 2। तो ये बन जाएगा 5/26 प्लस 5 - 2 कितना होगा, 3/13। पर बच्चों अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसका फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा, और इसका फिर एलसीएम निकालने के लिए देखो, ये 26 है और 13 है। तो नॉर्मली बच्चों जब एलसीएम आप निकालते हो, जो वैल्यू बड़ी रहती है वो मोस्टली एलसीएम आता है। अब आप देख रहे हैं 13 के टेबल में 26 आता है, तो 26 ही एलसीएम होगा, और कितने बार में आएगा, 2 बार में। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किस खुशी में ऐसा किए, जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 16/26, दोनों का डिनोमिनेटर कितना होगा, 26, ऊपर क्या लिखेंगे, 5 + 6, तो आ जाएगा 11/26। तो हमारा जो आंसर है बच्चों pa यूनियन b का कितना आएगा, 11/26। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन pa pb pa इंटरसेक्शन b दिया हुआ है, आपको क्या फाइंड करना है, pa/b। बच्चों ये क्वेश्चन एकदम हलवा है आपके लिए, क्योंकि a/b फाइंड करना है, तो आपको a/b का क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में b है तो b आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b। a इंटरसेक्शन b कितना है, 1/4, pb कितना है, 1/3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 1/4, डिवाइड है, डिवाइड को जब हम इनटू लिखते हैं तो ये पलटी मार देता है, तो ये आ जाएगा 3 × 1 = 3, 4 × 1 = 4, 3/4 विल बी द आंसर। pa/b का वैल्यू कितना आ गया, 3/4। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए बच्चों, pa pb pa इंटरसेक्शन b दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी एकदम हलवा है।
अगर आपको पी ए यूनियन बी फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। करना क्या बच्चों, आपको जैसे आप बचपन में करते थे, सिंप्लीफाई करना है। पी ए का वैल्यू 1/2, पी बी का वैल्यू 1/7 माइनस 1/14। बच्चों मैंने कहा है एलसीएम जब भी निकालोगे जो सबसे बड़ी वैल्यू रहती है उसको चेक करते हैं। तो 14 2 के टेबल में आता है, 14 7 के टेबल में आता है, और ऑब्वियसली खुद के टेबल में तो आएगा ही। इसका मतलब 14 क्या होगा, एलसीएम। तो इसको 14 बनाने के लिए बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 7/14, ये कितना आ जाएगा 2/14, ये कितना आ जाएगा 1/14। तो डिनोमिनेटर कितना आ गया 14। ऊपर की वैल्यू को एज इट इज लिखेंगे 7 + 2 - 1। 7 + 2 कितना होगा 9, 9 - 1 कितना होगा 8/14। 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको, 2 4 जा 2 7 जा, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 4/7। पी ए यूनियन बी कितना आ जाएगा 4/7। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपको पी ए दिया है, पी बी दिया है, और क्वेश्चन में एक चीज क्लियरली मेंशन किया है, ए एंड बी आर ट्रू इंडिपेंडेंट इवेंट। जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट रहता है बच्चों तो पी ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे निकालते हैं, पी ए इंटू पी बी। और आपको यहां पे पी ए का वैल्यू कितना दिया है 3/5, पीबी का वैल्यू कितना दिया है 1/5, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 3/25। तो ए इंटरसेक्शन बी तो आ गया आपके पास। अब देखते हैं आपको फाइंड क्या करना है। आपको फाइंड करने बोल रहा है, क्या फाइंड करने बोल रहा है बच्चों, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो बच्चों ये क्वेश्चन में देखिएगा इंडिविजुअल डैश दिया हुआ है। कभी भी इंडिविजुअल डैश दिया है तो उसको हम क्या लिखते हैं, होल डैश। लेकिन करना क्या रहता है, होल डैश बनाने के लिए जो इंटरसेक्शन है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूनियन में। और पी ए यूनियन बी का डैश निकालना आपके लिए एकदम इजी है। जैसे आपको मालूम है पी ए डैश का फॉर्मूला कितना होता है 1 - पी ए। तो आप बच्चों यहां पर ये ए डैश लिखा हुआ है, यहां पे आप क्या लिख दोगे, ए यूनियन बी का डैश। तो आप यहां पर जहां पे ए है ऐसा देख लीजिए बच्चों, हो सकता है ब्रैकेट के कारण कंफ्यूज हो रहा हो। ए की जगह मैंने ए यूनियन बी लिखा है, तो जहां ए है वहां पे क्या फाइंड कर लेंगे, ए यूनियन बी। तो बच्चों पी ए यूनियन बी का होल डैश इसको फाइंड करना है, तो आपका फॉर्मूला क्या था 1 - पी ए यूनियन बी। और जो 1 पी ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस फॉर्मूले की हेल्प लेना पड़ेगा, जो फॉर्मूला आप शुरू से यूज करते आ रहे हैं। ए यूनियन बी आप कैसे निकालोगे, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इस तरीके से आप बनाओगे। तो बच्चों जहां पे पी ए यूनियन बी दिया हुआ है वहां पे आप इस पूरी वैल्यू को पुट कर सकते हो। समझ आया गया होगा बच्चों आपको, ये पी ए यूनियन बी का पूरा वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए ये। तो आप शायद मेरे ख्याल से यहां तक समझ गए होंगे। आपको करना क्या है आप समझ गए होंगे शायद। इस पी ए यूनियन बी का वैल्यू ये जो पूरा है वो आप यहां पे पुट कर दीजिए। अब आपके लिए बनाना एकदम इजी है बच्चों। करना क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। पी ए का वैल्यू कितना है 3/5, पी ए का वैल्यू कितना लिखेंगे 3/5, पी बी का वैल्यू कितना लिखेंगे 1/5, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे 3/25। तो बच्चों इसको आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो ऊपर वाला वैल्यू एज इट इज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, 3 + 1 कितना होगा 4/5 माइनस 3/25। और यदि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको मालूम है बच्चों 5 और 25 इसका पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालोगे आप,
आपको मालूम है हमेशा एलसीएम वही रहता है जो वैल्यू बड़ा रहता है। तो यहां पे कौन बड़ा है? 25। ये 5 को भी हम 25 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो ये आ जाएगा 20/25 माइनस, ये आ गया 20/25। यहां पे क्या आ गया? 3/25। तो हम पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम आएगा 25, ऊपर आ जाएगा 20 माइनस 3। 20 माइनस 3 कितना होगा? 17/25। अब हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। कितना आएगा एलसीएम? 25। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किए 25, 1 को 17 से मल्टीप्लाई किए 17, तो ये आ जाएगा 8/25। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों पीए दिया है, पीबी दिया है, पीए इंटरसेक्शन भी फाइंड करने बोल रहा है। बच्चों कभी भी क्वेश्चन अगर इंटरसेक्शन फाइंड करने बोलता है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा है? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसका फॉर्मूला होता है पीए इंटू पीबी। पीए का वैल्यू कितना दिया है? 3/5। पीबी का वैल्यू कितना दिया है? 1/5। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/25। तो इस तरीके से क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा बच्चों। एकदम इजी है, सिर्फ आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन भी कैसे निकालते हैं? पीए और पीबी को मल्टीप्लाई करके। A card is drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. टोटल हमारे पास कितने कार्ड है बच्चों? 52, यानी एनएस कितना होगा हमारा? 52। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग अ किंग और स्पेड। हमेशा याद रखना बच्चों, अगर हम किंग को ए ले रहे हैं, किंग को हमने क्या लिया? ए, स्पेड को हमने क्या लिया? बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग किंग, किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? टोटल कितने पत्ते बच्चों? 52। किंग कितने रहते हैं? 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/52। स्पेड निकालना है। स्पेड को हमने क्या लिया? बी। स्पेड यानी कौन सा पत्ता होता है? काला पान, हिंदी में हम बोलते हैं काला पान। ठीक है, अभी काला पान टोटल कितने रहते हैं? 13, तो आपका पीबी कितना आ गया? 13/52। तो आप देख रहे हैं बच्चों, किंग आपके पास कितने हैं? 4। किस किस के किंग रहेंगे? पहला तो हार्ट का किंग रहेगा, काला पान का किंग रहेगा, बच्चों डायग्राम पे मत जाइएगा, भावनाओं को समझिएगा। ये हार्ट है, ये स्पेड है, ये डायमंड है, और ये है आपका क्लब। ठीक है बच्चों, ये क्या है? हार्ट, ये क्या है? स्पेड, ये क्या है? डायमंड, और ये क्या है? क्लब। तो अब बच्चों आप देख रहे हो आपके पास किंग कितने हैं? 4। स्पेड में कितना किंग आएगा? 1। इसका मतलब यह है कि जब हम स्पेड ले रहे थे तो भी एक किंग को ले लिए, और इन चारों किंग को ले रहे तो भी एक किंग कॉमन आ गया। इस किंग को हम 2 बार काउंट कर चुके हैं, यानी हमारे पास कॉमन वैल्यू कितना है? एक वैल्यू है जो है किंग। तो आपको ये मालूम है बच्चों, जो कॉमन वैल्यू रहता है उसको ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, यानी किंग भी है और स्पेड भी है, ऐसा कितना वैल्यू है? एक ही वैल्यू कॉमन है, क्योंकि इस किंग को हम किंग में भी ले लिए और स्पेड में भी ले लिए, तो ये वैल्यू 2 बार काउंट हो गया, तो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा? ए इंटरसेक्शन बी। फिर आपको मालूम है बच्चों, कभी भी किंग को हमने ए लिया है, स्पेड को हमने बी लिया है, और का मतलब क्या होता है? यूनियन। मतलब आपको क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। तो बच्चों आपको याद हो गया होगा इतने क्वेश्चन बना के, ए यूनियन बी अगर आपको फाइंड करना है तो आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपने पीए कितना निकाला था बच्चों? 4/52। पीबी कितना निकाला था? 13/52। और दोनों में कॉमन एक ही पत्ता था किंग का, जो स्पेड का था, तो वो हो जाएगा 1/52।
तो ऐसे क्वेश्चन में अब आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, क्योंकि तीनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो आपको मेहनत नहीं करना है, ऊपर की वैल्यू को एज इट इज लिखना है। 13 प्लस 4 कितना होगा, 17, 17 माइनस 1 कितना होगा, 16/52। तो आपका ए यूनियन बी दैट इज किंग और स्पेड की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 16/52। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो बच्चों, 4 4 जा 16, 4 13 जा 52, द आंसर विल बी 4/13। इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अपने कंसेप्ट को क्लियर करिएगा। अगर आपको पार्ट्स के बारे में नहीं मालूम तो पहले उसको सीखिएगा, क्योंकि आपको पार्ट्स मालूम रहेगा तभी आपसे सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम बीइंग इंडिपेंडेंटली सॉल्व्ड बाय ए एंड बी इज 1/2 एंड 1/3। ए सॉल्व कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/2। बी सॉल्व कर सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। अगर ए सॉल्व कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ए सॉल्व नहीं कर सकता, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी ए, दैट इज 1 माइनस हाफ। और यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं एलसीएम निकाल के, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। मतलब ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। यानी एक क्वेश्चन दिया गया है तो सॉल्व अगर 1/2 वे में कर सकता, प्रोबेबिलिटी इसकी 1/2 है, तो सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2 दैट इज हाफ आ जाएगी। सिमिलरली अगर हम बी की बात करें, बी सॉल्व कितने कि करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/3, तो नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1 माइनस 1/3। तो इसको भी हम अगर सिंप्लीफाई करें, एलसीएम निकालें, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3। तो बच्चों कुल मिला के आपको एक चीज तो ये समझ आ गई होगी, अगर सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी मालूम है तो सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी आप 1 से माइनस करके निकाल सकते हो। 1/3 को 1 से माइनस किए कितना आ गया, 2/3। ये मैंने मेथड बताया था, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। क्वेश्चन को बच्चों समझिएगा, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। एक प्रॉब्लम दिया गया है और दो बच्चे इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमको क्या दिया गया है, एक प्रॉब्लम दिया गया है और उसको कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, दो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, एक है ए और एक है बी। तो इसमें क्या क्या केस हो सकता है पहले उसको समझिएगा। ए एक बंदा है, बी दूसरा बंदा है, दोनों बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। तो ऐसा हो सकता है क्वेश्चन ए भी सॉल्व कर दे और बी भी सॉल्व कर दे, पर यह भी हो सकता है कि ए सॉल्व कर दिया पर बी सॉल्व नहीं किया। यह भी हो सकता है कि ए तो सॉल्व नहीं कर पाया पर बी सॉल्व कर दिया। यह हो सकता है दोनों सॉल्व करने बैठे और दोनों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो चार ऑप्शन आया है इसको हम बोलेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है बच्चों, टोटल पॉसिबिलिटी, जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहां चार ही केस हो सकते हैं, या तो दोनों सॉल्व कर दिए, या दोनों सॉल्व नहीं कर पाए, या एक सॉल्व किया दूसरा सॉल्व नहीं कर पाए, या पहला सॉल्व किया दूसरा सॉल्व नहीं कर पाए। तो ऐसे चार ऑप्शंस हो सकते हैं। हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो हम इसको है ना दो तरीके से बना सकते हैं बच्चों। आपको मालूम है प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गया तो उसको पीएस बोलेंगे, सॉल्व नहीं हो पाया तो उसको क्या बोलेंगे, पीएस डैश, और दोनों का मिला के वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक, यहां पर देखो बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व कब नहीं हो रहा है, इस केस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों, ना ए बना पाए ना बी बना पाए, दोनों नहीं बना पाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो हम ये बोलेंगे यहां प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और यहां पे क्या हो रहा है, ये तीनों कंडीशन में हम बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। या एक सॉल्व करेगा तो भी सॉल्व हो गया, दो सॉल्व करेंगे तो भी सॉल्व हो गया, कोई भी एक सॉल्व करेगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, दोनों सॉल्व कर दिए तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हो बच्चे। मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं, हम ये मानते, मान लो दोनों नहीं बना पाए, तो दोनों नहीं बना पाया मतलब ए भी नहीं बना पाया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। बी नहीं बना पाया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। ये निकाल के रखा है क्वेश्चन में, क्लियरली दिया गया है इंडिपेंडेंट इवेंट।
तो ये कितना हो जाएगा 1/3। नहीं बनाने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/3। नहीं सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/3। तो सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 1/3 को ट्रांसफर कर दिए तो आ जाएगा 3 माइनस 1 कितना होगा 2/3। तो बच्चों कहने का मतलब ये है प्रॉब्लम तब सॉल्व होगा जब या तो दोनों बना ले, कोई एक बनाए तो सॉल्व हो गया, या हम क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम किसी से भी नहीं बना ये सोचते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं 1/3। तो अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है तो होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे 1 माइनस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/3। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है बच्चों, जो अभी मैंने बताया प्रॉब्लम इज सॉल्व बोल रहा है। प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा जब ए ने प्रॉब्लम बना लिया और बी ने भी बना लिया तो सॉल्व होगा। या कैसे हो सकता है ए ने बना लिया पर बी नहीं बना पाया, या तब हो सकता है ए बेचारा नहीं बना पाया पर बी बना लिया। ये जो या लिखा है बच्चों इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हम 11th में पढ़ चुके हैं जहां भी और लगता है वहां पे क्या लगता है प्लस। पीए का वैल्यू कितना था 1/2, पीबी का वैल्यू कितना था 1/3। क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/2 और 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2। इसके सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 2/3। इसके सॉल्व नहीं करने की 1/2 और ये हो गया 1/3। बच्चों आप चाहो तो इन दोनों को काट सकते हो पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं काटेंगे तो ये जल्दी बन जाएगा। क्यों जल्दी बनेगा उसका रीजन देखिए, सबका डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, ऊपर की वैल्यू को एज इट इज प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 4/6, सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 2/3। तो बच्चों देखा होगा आपने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रॉब्लम इज सॉल्व में उसमें भी 2/3 आया था और इससे भी सॉल्व किए तो क्या आ गया 2/3। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आपको जो क्वेश्चन समझ आया हो, जिसमें टाइम कम लगेगा उससे बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, सिर्फ एक ही बना पाए, यानी ए बनाए तो बी नहीं बना पाया, या ऐसा हो सकता है ए नहीं बना पाया पर बी बना दिया। तो ये जो या है इस या का मतलब क्या होता है और, या इसी को हम क्या लिखते हैं प्लस। पी ए का वैल्यू कितना है 1/2, पी बी बार का वैल्यू कितना है 2/3, पी ए बार का वैल्यू 1/2 और इसका वैल्यू कितना है 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 2/6, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/6। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3/6, बोले तो कितना आएगा 1/2। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम का आंसर कितना आ गया 1/2। क्वेश्चन थोड़ा सा बच्चों घुमा के दिया गया है इसलिए प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। ये क्वेश्चन बच्चों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन्स, एक बैग है, इसमें क्या है 50 बोल्ट है, 50 क्या दिया हुआ है बोल्ट, और 150 नट दिए हुए हैं, 150 क्या दिए हैं नट्स। इसका मतलब टोटल मटेरियल कितने हो गए 200, टोटल मटेरियल कितने हो गए 200। अब क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ ऑफ द बोल्ट एंड नट्स आर रस्टेड। इसका मतलब कितने लोग रस्टेड है, रस्टेड मतलब जिसमें जंग लगा हुआ है। तो 50 बोल्ट है हमारे पास, क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ ऑफ द बोल्ट एंड नट्स आर रस्टेड, तो बोल्ट कितने रस्टेड है 25 रस्टेड बोल्ट है। समझ आया क्या बच्चों, हमारे पास जितने बोल्ट है उसमें से आधे रस्टेड है यानी आधे में जंग लगा हुआ, 50 में आधे में जंग लगा मतलब कितने में जंग लगा 25 में। हमारे पास नट कितने 150, तो जंग कितने में लगा हुआ है 75 में जंग लगा हुआ है, तो 75 रस्टेड क्या है नट्स है। अब क्वेश्चन में आपको क्या कंसीडर करने बोला है, आपको देखिएगा पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रस्टेड। अगर मैं रस्टेड को ए मान लू, और का मतलब क्या होता है यूनियन, और ये क्या लिखा है बोल्ट, तो बोल्ट को हम क्या मान रहे हैं बी। बच्चों क्वेश्चन को समझिएगा,
ए किसको कंसीडर किया हमने? रस्टेड को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? टोटल डिवाइडेड बाई रस्टेड कितने हैं? 25। उससे मतलब नहीं है कि वो बोल्ट है कि नट है, रस्टेड से मतलब है। तो रस्टेड कितने हैं? एकदम कॉमन सेंस है बच्चों, टोटल 200 मटेरियल है, तो कितने रस्टेड है? हाफ इज रस्टेड। तो रस्टेड मटेरियल कितने होंगे? 100। मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ आ गया होगा। ए हमने किसको लिया? रस्टेड को। तो रस्टेड कितने हैं? 100। टोटल कितने हैं? 200। फिर क्या बोल रहा है? बोल्ट। बोल्ट हमारा क्या है? बी इवेंट है। बी क्या है? बोल्ट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग बोल्ट, तो बोल्ट कितने हैं? टोटल 200 है, बोल्ट कितने हैं? बोल्ट हैं आपके 50। अब ए एंड बी मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से कॉमन क्या है? तो इस चीज को समझने से पहले बच्चों हमको निकालना क्या है वो समझना है। ए क्या है? रस्टेड। बी क्या है? बोल्ट। तो बच्चों रस्टेड बोल्ट कितने हैं? तो आपको दिख रहा है रस्टेड बोल्ट कितने हैं? 25। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 25 आउट ऑफ 200। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया है तो सॉल्यूशन एकदम इजी है। मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज समझिएगा। आपके पास कितने बोल्ट है? 50 बोल्ट है, 150 नट है। तो जितने बोल्ट है वो उसमें से आधे क्या है? रस्टेड है। तो 50 के आधे कितने होंगे? 25। 150 के आधे कितने होंगे? 75। यानी 25 बोल्ट है जिसमें रस्ट लगा हुआ है, एक 75 नट्स है जिसमें रस्ट लगा हुआ है। मतलब जंग लगे हुए कितने सामान है हमारे पास? 100 सामान है जिसमें जंग लगे। बोल्ट कितने हैं? 50। उसमें जंग कितने में लगा है? 25। नट कितने हैं? 150। जंग कितने में लगा है? हाफ में 75। लेकिन हमको क्वेश्चन में किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है? रस्टेड और बोल्ट की। रस्टेड को हमने ए लिया, बोल्ट को हमने बी लिया। मींस आपको फाइंड करने बोल रहा है ए यूनियन बी। और आपको मालूम है बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए में क्या होगा? रस्टेड। कितने हैं रस्टेड? 100। कितने में से? 200 में से। बोल्ट कितने हैं? टोटल 200 है, उसमें से बोल्ट कितने हैं? बोल्ट हैं आपके 50। और रस्टेड बोल्ट कितने हैं? 25। सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम। ऊपर की वैल्यू को एज इट इज लिख देते हैं, 100 प्लस 50 माइनस 25, तो हो जाएगा 125/200। और अगर हम इसको 25 से काटें तो कितने बार में ये कट जाएगा? 5/8। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 5/8। बच्चों क्वेश्चन एकदम सिंपल है। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? मोहन स्पीक्स द ट्रूथ इन 75% ऑफ केस। मोहन जो है कितने केस में सच बोलता है? 75%। तो मोहन सच कितने केस में नहीं बोलता है, यानी झूठ कितने बार बोलता है? अगर ये 75% केस है तो आपको मालूम है ये कितना होगा? 25% केस। पर बच्चों अगर हम इसको ट्रेडिशनली निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? अगर मुझे पीएम का डैश निकालना है तो हम क्या निकालते हैं? 1 माइनस पीएम, दैट इज 1 माइनस 75/100। अब हम इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो ये आ जाएगा 100 और ऊपर आ जाएगा 100 माइनस 75, दैट इज 25/100। सिमिलरली एक बंदा है सोहन, ये कितने परसेंट केस में सच बोलता है? 80% में। तो झूठ कितने परसेंट केस में बोलेगा? तो कैसे निकालेंगे? 1 माइनस पीएस। 80% मतलब 80/100। तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 80 कितना आ जाएगा? 20/100। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन तो हमारे मन में क्लियर हो गया होगा कि अगर मोहन 75% केस में सच बोलता है तो झूठ 25% केस में बोलता होगा। एम डैश या एम बार एक ही चीज है। ऐसे ही सोहन की बात करें तो सोहन कितने परसेंट केस में सच बोलता है? 80%। तो 20% केस में वो झूठ बोलता है, फेंकता है। अब मान लो हमारे मोहन और सोहन
कि एक प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोहन टेल्स द ट्रूथ। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालना है? मोहन ट्रूथ बोल रहा है पर सोहन जो है वो झूठ बोल रहा है, यानी डैश। ठीक है, यहां पे एंड लिखा हुआ है बच्चों, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या रहेगा? इनटू। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? पीएम का वैल्यू कितना है? मोहन कितने केस में सच बोलता है? 75। सोहन कितने केस में झूठ बोलता है? 20। तो बच्चों आपके लिए निकालना है एकदम इजी हो गया। 75 टू सा कितना होगा? 150 और नीचे क्या है? 1000। ये दोनों कट गए तो आंसर आ जाएगा 15/100। तो इसका आंसर आ जाएगा 15% केस। तो बच्चों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका आंसर कितना आ गया? 15%। अगेन क्वेश्चन में बोल रहे इंडिपेंडेंट इवेंट है। इंडिपेंडेंट इवेंट में पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं? पी ए इंटू क्या लिखते हैं? पीबी। पीए का वैल्यू कितना दिया है? 0.3। पीबी का वैल्यू कितना है? दिया है 0.4। तो इसको लिखते हैं 3/10, इसको लिखते हैं 4/10, आ जाएगा 12/100। तो ये होगा आपका आंसर ए इंटरसेक्शन बी का। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0.12। अब बच्चों आपको क्या निकालने बोल रहा है? पी ए यूनियन बी। इसका भी फॉर्मूला अब आपको याद हो गया होगा। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना दिया है बच्चों? 0.3। पी बी कितना दिया है? 0.4 और ये दिया है 0.12। 0.3 प्लस 0.4 कितना हुआ? 0.7। हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, ये आ जाएगा दोनों को माइनस करने से 0.58। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी पूरा फॉर्मूले के बेस पे है। क्या फाइंड करने बोल रहा है बच्चों? पी ए बाई बी। पी ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? 0.12 और पी बी कितना आया हमारा? 0.4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? 12/100। इसको क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं है तो 4 के बाद 0 लगा दो, 40/100। ये दोनों कैंसल हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? 12/40। 4 से कैंसल कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 3/10, दैट इज 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है पी बी बाई ए बोल रहा है। अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है? बी बाई ए। तो इसका फॉर्मूला भी सिंपल है। क्या लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? पी ए। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.12। पी ए कितना है? 0.3। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0.12 और इसको लिख सकते हैं 0.30। ठीक, तो 0.12 जो है बच्चों वो कितना होगा? 12/100 और 0.30 को क्या लिख सकते हैं? 30/100। तो ये दोनों कैंसल, आंसर आ जाएगा 12/30। 6 2 जा 6 5 जा, तो आंसर आ जाएगा 2/5 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 0.40। इस तरीके से बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं उसको अप्लाई करके आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन इजीली बना सकते हैं। बोल रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड को निकाला गया 52 कार्ड्स में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट एस और किंग। मतलब इसके ना एस होने की प्रोबेबिलिटी है ना किंग होने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले काम करते बच्चों, एस को हम क्या ले लेते हैं? ए। किंग को क्या ले लेते हैं? बी। एस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? टोटल कितने पत्ते होते हैं बच्चों? 52। एस यानी इक्का, इक्का कितना होता है? 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/52। सिमिलरली बी हमने किसको लिया? किंग को। किंग कितने होते हैं किसी भी ताश की गड्डी में? 4। तो बच्चों आपको क्वेश्चन में एक चीज बोल रहा है, ये ना राजा होना चाहिए ना इक्का होना चाहिए। तो पहले अपन ना होना चाहिए तो पहले होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते ए और बी की। तो और लिखा मतलब क्या होगा बच्चों? प्लस होगा, क्योंकि इक्का और राजा इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो पीए का वैल्यू कितना है? 4/52। पीबी का वैल्यू कितना है? 4/52। एक्चुअली बच्चों थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा, हमको और निकालने बोल रहा है, मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? यूनियन। और इसके फॉर्मूले में क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ये है इक्का और ये है राजा, इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं था, इसलिए इंटरसेक्शन कितना होगा? 0। कंफ्यूज मत हो जाइएगा बच्चों, मैंने डायरेक्ट क्यों बनाया।
मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया था, पर इसका बेसिक कंसेप्ट यही होता है। आपको और निकालने बोला है, मतलब क्या फाइंड करने बोल रहा है, यूनियन। तो कैसे निकालेंगे, पीए प्लस पीबी माइनस पीए इंटरसेक्शन बी। पीए पता है, पीबी पता है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन क्या है। तो देखो इक्का अलग पत्ता है बच्चों और किंग अलग पत्ते, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, इसलिए इसका कॉमन वैल्यू कितना होगा, 0। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसका डिनोमिनेटर कितना होगा, 52। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8। फिर 4 से कैंसिल कर देते हैं। तो राजा और इक्का निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/13। तो नहीं निकालने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 1 माइनस पीए से। तो कितना निकालेंगे, 1 माइनस 2/13। तो ये हो जाएगा 13। 13 माइनस 2 दैट इज 11/13। तो बच्चों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, राजा और रानी के नहीं निकलने की राजा और इक्का नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालना था। तो हमने राजा और इक्का निकलने की प्रोबेबिलिटी निकाली और 1 से माइनस कर दिया, तो नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय। अब बच्चों ये देख रहे हो, इसमें कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन क्या दिया है, इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, ये बोल रहा है वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय। तो हम इसको क्या ले लेते बच्चों, इस इवेंट को हम क्या ले लेते, ई। किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। both the children are boy, both the children are boy, are boy। बच्चों जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिसको हमने क्या लिया है, f, तो ये ऊपर रहेगा। और जो ऑलरेडी फाइंड है, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, ये पता चल चुका है, तो ये कहां रहेगा, नीचे। बच्चों आपके ई और एफ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी एक को ई ले सकते हैं, किसी भी एक को एफ ले सकते हैं, पर अपना कंसेप्ट ये क्लियर रखना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर रखना है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, यानी एफ कहां रहेगा, ऊपर, और ई कहां रहेगा, नीचे। तो आपको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या हो जाएगा, पीई। शायद बच्चों क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो ऊपर, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है वो ऊपर, इसको हमने एफ लिया है, तो एफ कहां रहेगा, ऊपर, और ई कहां रहेगा, नीचे। अब ई में क्या है, इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय। तो बच्चों अगर किसी घर में 2 बच्चे हैं, तो आपके सैंपल स्पेस क्या होंगे, किसी घर में अगर 2 बच्चे हैं तो आपके सैंपल स्पेस क्या होंगे, सैंपल स्पेस होंगे, हो सकता है दोनों बच्चे क्या हो, गर्ल्स, हो सकता है बड़ी लड़की हो छोटा बॉय हो सकता है बड़ा बॉय हो छोटी लड़की हो, और हो सकता है दोनों लड़के हो। तो हमारे पास सैंपल स्पेस कितने आएंगे बच्चों, 4। इसमें हमारे पास 2 कंडीशन है, एक है ई और एक क्या है, एफ। कितनी कंडीशन है हमारे पास, 2 कंडीशन है, ई और एफ। पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है, वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय, एक चिल्ड्रन बॉय है, तो इसमें कौन कौन सा आएगा, एक चिल्ड्रन बॉय होना चाहिए। इसमें है एक चिल्ड्रन बॉय, इसमें है एक चिल्ड्रन बॉय, इसमें है एक चिल्ड्रन बॉय, दोनों हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक बॉय होना चाहिए। तो हमारे पास इसके ऑप्शन कितने आ गए, 3। पहला कौन सा, बड़ी लड़की छोटा बॉय, बड़ा लड़का छोटा गर्ल, छोटी गर्ल, और हो सकता है दोनों बॉय। तो ई की प्रोबेबिलिटी आप कितना निकालोगे, 3/4। सेकेंड क्या बोला है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज मतलब आपके पास दोनों क्या होंगे, लड़के। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एफ की 1/4। बच्चों हमारे पास ये है इसका कंडीशन ये, और ई और एफ में कॉमन कोई वैल्यू है, तो देख रहे हो दोनों में आया है बीबी, तो हमारे पास एक वैल्यू है जो दोनों में कॉमन है,
तो पीई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा 1/4। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/4, पीई कितना है 3/4। तो आप देख रहे हो 4 नमस्ते हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/3। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन बनता है जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जैसे यहां पे बोला बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, और इसको हमने क्या लिया था एफ, तो एफ ऊपर रहेगा। और जो चीज हो चुका है हमने एक को सेलेक्ट कर लिया, उसमें से एक बच्चा बॉय है ये श्योर, तो उसको हमने माना ई। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा बच्चों। It is given that numbers obtained on throwing two dice are different. देखो, it is given that numbers obtained on throwing two dice are different. ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बच्चों। तो throwing two dice are different. Two dice, दो डाइस में जो नंबर आ रहे हैं वो दोनों नंबर क्या है अलग अलग। तो आपका ई का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो बच्चों अलग अलग है मतलब कौन कौन अलग होगा, जैसे 1 1 है ये सेम है तो ये हमारे काम का नहीं है। 1 2 1 3 दोनों डिजिट दोनों डाइस के नंबर अलग है, एक 1 2 है, एक 1 3 है, एक 1 4 है, एक 1 5 है, एक 1 6 है। तो इसमें से कितने नंबर को हमने सेलेक्ट कर दिया 5। फिर ऐसे ही 2 वाले में जाएंगे बच्चों, तो 2 वाले में क्या क्या ऑप्शन है 2 1 2 2 2 3 2 4 ऐसे नंबर हमने लिखे। तो इसमें कौन कौन हमारे काम के जो डिजिट्स अलग है, ये दोनों डिजिट अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग, पर देख रहे हो बच्चों ये डिजिट सेम है तो ये हमारे काम का नहीं है। तो आपने देखा पहले में जो 1 1 था वो हमारे काम का नहीं था, बाकी 5 हमारे काम के थे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये 5 हमारे काम के थे। इसमें 2 2 वाला हमारे काम का नहीं था क्योंकि हमको क्या चाहिए 2 डाइज आर डिफरेंट, तो हमारे इसमें भी 5 काम के रहेंगे। इसमें कौन हमारे काम का नहीं रहेगा 3 3, बाकी 5 काम के। तो देख रहे हो आप हर लाइन में 5 वैल्यू आपके काम के। तो ऐसे कितने लाइन रहते हैं बच्चों 6 लाइन, 1 का लाइन 2 का लाइन 3 का लाइन 4 का लाइन 5 का लाइन 6 का लाइन। तो आपके पास जो ये डबलेट है 1 1 2 2 3 3 ये सब आपके काम के नहीं है, यानी 36 में से डबलेट वाले 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये आपके काम के नहीं है क्योंकि इसमें डिजिट्स क्या है सेम। यहां पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 2 डाइज आर डिफरेंट। तो टोटल जो 36 हैं हमारे पास ऑप्शन, उसमें 6 के वैल्यू सेम है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ये 6 हमारे काम के नहीं है। तो 36 में से हम 6 को हटा दें तो हमारे काम के कितने ऑप्शंस है 30 आउट ऑफ 36, तो ये होगा हमारा पीई। तब आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द टू नंबर इज 4। आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है, एफ क्या होगा प्रोबेबिलिटी जिसका फाइंड करना है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 4। तो दो नंबर का सम कितना है 4। तो पहले अपन क्या करते हैं, ये दो नंबर कौन कौन से वो निकालते हैं। पहले आएगा 1 3, तो ऑब्वियसली दूसरा क्या आएगा 3 1, फिर क्या आएगा 2 2, और किसी से 4 आ सकता है सम, नहीं आ सकता। तो पीएफ हमारे पास कितने हैं 3 आउट ऑफ 36। अब इसमें ई इंटरसेक्शन एफ देखते हैं, ई और एफ में कुछ कॉमन है क्या। तो अब कॉमन कौन सा रहेगा, ये दो वैल्यू कॉमन रहेगा क्योंकि हम अगर ई की बात करें डिफरेंट डाइज है, ये 1 3 और यहां पे कहीं पे 3 1 आएगा, है ना, सेम वैल्यू बस नहीं रहेगा। तो हमारे पास कितने वैल्यू कॉमन हो गए, 2 डाइज आर डिफरेंट, तो ये दोनों डाइज क्या है डिफरेंट है, तो हमारे पास डिफरेंट दो वैल्यू है, यानी कॉमन दो वैल्यू आउट ऑफ 36। मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि आपको है ना समझने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही होगी, कंसेप्ट को समझिएगा। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब ऐसे वैल्यू जो ई में भी है और एफ में भी है। ई में हमको किस वैल्यू को लेना है जो डिफरेंट है, तो देखो ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। हम इसको क्यों नहीं ले रहे कॉमन,
क्योंकि हम इसमें सेम वैल्यू को लेना ही नहीं है, हमको 2 को लेना ही नहीं है। मतलब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आई होगी, ये 1331 इसमें आई होगी और इसमें भी आई है, तो हमारे पास 2 वैल्यू कॉमन है। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या करना बच्चों, जो हो चुका है वो ऊपर, सम ऑफ 2 नंबर इज, सॉरी जिसका वैल्यू फाइंड करना वो ऊपर, किसका वैल्यू फाइंड करना है, सम ऑफ 2 नंबर इज, ये एफ ऊपर रहेगा, जो हो चुका है वो नीचे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय क्या होगा, पीई। ई इंटरसेक्शन एफ कितनी वैल्यू कॉमन है, 2 आउट ऑफ 36। फिर पीई का वैल्यू कितना है, 30/36, 30/36, 36 कैंसल, कितना आ जाएगा 2/30, तो ये हो जाएगा 1/15। तो हमारा इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 1/15। बच्चों ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें क्या बोल रहा है, पी ए दिया है, पी ए यूनियन बी दिया है, पी बी दिया है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ, गलती से इट लिखा गया, इफ। पहला क्या दिया है, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 0। आपको क्वेश्चन में एक फॉर्मूला मालूम है, अभी हम फर्स्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। क्या होता है फॉर्मूला, पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन हमको फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं रहता है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी कितना रहेगा, 0। तो हम इन प्लेस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या पुट कर देंगे, 0। पी ए का वैल्यू कितना दिया है, 1/2। पी बी का वैल्यू कितना दिया है, पी ए यूनियन बी कितना दिया है, 3/5। बच्चों बचे नहीं कुछ इसमें करने के लिए, 3/5 इक्वल टू 1/2 प्लस पी। आपको किसका वैल्यू निकालना है, पी का, तो 3/5, 1/2 इधर जाके कितना होगा, -1/2। अब इन दोनों का क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम। तो कितना आएगा एलसीएम, 5 और 2 का 10। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, कितना आएगा 6। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 5। तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/10। तो जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट रहेगा, कंडीशन दिया है, तो आप हमेशा याद रखना दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है ना, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 0। ये फॉर्मूले को पुट करोगे आपका P का वैल्यू निकल जाएगा। पर इसी में एक और कंडीशन दिया है, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। तो जब इंडिपेंडेंट इवेंट रहता है तो आपको मालूम है पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, पी ए इंटू पी बी। पी ए का वैल्यू कितना है, 1/2। पी बी का वैल्यू कितना है, पी। पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये आप लगा सकते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला। अब इससे होगा क्या, पी ए का वैल्यू कितना है आपको मालूम है, 1/2। पी बी का वैल्यू कितना है, पी। पी ए यूनियन बी कितना है, 3/5, और यहां कितना है, 1/2 पी। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये है पी, ये हाफ पी है, इधर आके क्या होगा, -हाफ पी। हम इस वैल्यू को ट्रांसफर कर देते हैं, -3/5 इधर जाके +3/5 प्लस 1/2 इधर जाके कितना होगा, -1/2। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे बच्चों, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या आ जाएगा एलसीएम, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा 1, तो एलसीएम आएगा 2। 2p से मल्टीप्लाई हुआ तो 2p - 1p इज इक्वल टू, यहां पर कितना आएगा, 3/5 - 1/2, 5 और 2 का एलसीएम, 3 2 6 -5, तो ये हो जाएगा 1/10। 2p - 1p कितना होगा, 1p/2। तो p इक्वल टू क्या होगा, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/10, तो p आ जाएगा बच्चों आपका 1/5। इस तरीके से हमने दोनों कंडीशन में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में और इंडिपेंडेंट इवेंट में p का वैल्यू निकाला है। बच्चों ये जो क्वेश्चंस जितने भी आपने बनाए हैं ये सिर्फ फॉर्मूले के बेस पे थे, इसमें प्रोबेबिलिटी का ज्यादातर कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है। इसके बाद जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है
उसमें प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट यूज हुए हैं, पर पहले आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसके बाद लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, आपसे इजीली वो बन जाएंगे। तो बच्चों अच्छे से पढ़िएगा, अपने कंसेप्ट क्लियर करिएगा, फिर लॉन्ग आंसर के वीडियो देखिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।